डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी अहमदाबाद के चैतन्य स्टूडियो से मैं डॉक्टर महारुद्र प्रताप सिंह चौहान, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, आप सभी का स्वागत करता हूं। विद्यार्थी मित्रों, आज हम जिस विषय के बारे में बात करने वाले हैं वह विषय है द्वितीय वर्ष मुख्य एवं गौण हिंदी। पेपर का नाम है हिंदी नाट्य, पेपर कोड है HNDMS203। इस पेपर के अंतर्गत हमने 3 इकाई की बात हमने कर ली है। आज हम इकाई 4 की बात करेंगे। इकाई 4 जिसका नाम है 21वीं सदी में नाट्य की स्थिति। इसकी रूपरेखा इस प्रकार से रहेगी। इस इकाई को हमने 2 भागों में विभाजित किया है। आज हम पहले भाग की बात करेंगे, दूसरे भाग की बात हम दूसरे लेक्चर में करेंगे। रूपरेखा कुछ इस प्रकार से है, जैसे नाट्य की स्थिति, नाट्य के उद्देश्य, क्योंकि इकाई का नाम है 21वीं सदी में नाट्य की स्थिति। तो नाट्य की स्थिति, नाट्य के उद्देश्य, 21वीं सदी में नाट्य का वैश्विक परिदृश्य और हिंदी नाट्य साहित्य इसी सन 2000 के बाद और अंत में आएगा निष्कर्ष। इसी इकाई में दूसरे भाग में हम जो पढ़ेंगे उसकी रूपरेखा इस प्रकार से है, जिसमें सबसे पहले हिंदी नाट्य साहित्य, उसमें प्रमुख नाटककार, तकनीकी युग और भविष्य। प्रमुख नाटककार की अगर हम बात करें तो उसमें अजय शुक्ला, वर्षा दास, असगर वजाहत, प्रभात कुमार उप्रेती, ऋषिकेश सुलभ। तकनीकी युग में नाट्य के कुछ नए अवतार और निष्कर्ष। तो इस प्रकार से इस इकाई को हम 2 भागों में आगे पढ़ेंगे या उसके बारे में हम बात करेंगे। अब तक इस पेपर के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो हमने इकाई 1, 2 और 3 उसकी बात हमने कर ली है। आगे की इकाइयां इस प्रकार से थी। सबसे पहले भारतीय नाट्य परंपरा का संक्षिप्त परिचय, दूसरी इकाई थी आधुनिक नाटक का आरंभ, भारतेंदु युग, और तीसरी इकाई थी 20वीं शताब्दी का हिंदी रंगमंच। तो ये तीनों इकाई की बात हमने कर ली है, विस्तार से की हुई है। भारतेंदु युग में नाटक का जब से आरंभ हुआ तब से लेकर उसके बाद द्विवेदी युग जिसमें जयशंकर प्रसाद, उसके बाद मोहन राकेश, और तब से लेकर अब तक नाटक का किस प्रकार क्रमशः विकास हुआ है उसकी बात हमने विस्तार से की है। आज हम बात करने वाले हैं इकाई 4 की। उसमें नाट्य साहित्य और समाज का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह समाज को न केवल मनोरंजन देता है बल्कि सामाजिक परिवर्तन में भी सहायक होता है। अब बात हम लगातार करते रहते हैं कि नाटक की जब बात होती है, साहित्यिक विधा की जब बात होती है, तो कोई भी साहित्यिक विधा केवल मनोरंजन के लिए नहीं होता है। मनोरंजन के साथ साथ समाज में कुछ सुधारना हो, समाज में अच्छे विचारों का बीज बो सके, किसी भी साहित्यकार के दिमाग में यह बात सबसे पहले आती है। हर एक साहित्यकार अपने अपने तरीके से अलग अलग प्रकार से साहित्य लिखता है। कोई मनोरंजन के लिए लिखता है, कोई अपने लिए लिखता है, तो कोई समाज के लिए लिखता है। तो अधिकतर ऐसा होता है कि साहित्यकार समाज के सुधार के लिए ही कुछ ना कुछ साहित्य लिखेगा, या फिर उसके साहित्य के बाद समाज में कुछ नया बदलाव आए, वह सोच उसके दिमाग में रहती है। सबसे पहला पॉइंट है नाट्य की स्थिति। अब नाट्य की स्थिति क्या थी? तो पारंपरिक से आधुनिक नाट्य का परिवर्तन 20वीं सदी के बाद 21वीं सदी जब शुरू हुई, तो मतलब 2000 ईस्वी सन 2000 के बाद आज 24-25 साल हो गए हैं। तो उस समय में जो साहित्य लिखा गया उसमें नाटक की स्थिति क्या रही है, नाटक की स्थिति में क्या क्या परिवर्तन आया हुआ है। 2000 से पहले यानी कि 19वीं सदी 20वीं सदी में जो नाटक लिखे गए थे, उस नाटक से आज के नाटक किस तरह से अलग हो रहे हैं उसकी अगर हम बात करें तो पारंपरिक से आधुनिक नाट्य का परिवर्तन जो आया है उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले जो बड़ा परिवर्तन है वह है डिजिटल युग में थिएटर की भूमिका। अब डिजिटल युग आ गया है, कंप्यूटर, मोबाइल, उसके कारण यांत्रिकीकरण के कारण साहित्य के साथ साथ सभी जगह पर हम बदलाव देखने को हमें मिलता है। तो नाटक जो है तो वो रंगमंच पर उसका मंचन होता है। तो रंगमंच का जो आकार है, रंगमंच का जो पूरा वातावरण होता है, उसका भी वो भी प्रभावित हुआ है टेक्नोलॉजी के कारण।
लाइट, कैमरा, वो सब जो आ गए हैं, ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है जिसके कारण रंगमंच का जो रूप था, जो रूढ़ हो गया था, वो अभी बदल गया है और नए नए प्रयोग लगातार हो रहे हैं। नई प्रवृत्तियां और प्रयोगात्मक थिएटर, अब जैसा मैंने कहा कि नई नई प्रवृत्तियां चल रही हैं और नए नए प्रयोग करते रहते हैं। साहित्यकार अपनी कृति में नए नए प्रयोग कर रहे हैं। मान लीजिए कि पहले के जमाने में कुछ चित्र दिखाना संभव नहीं था, लेकिन आज के साहित्यकार वह चित्र नाटक में दिखा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से वो कुछ भी लिखे मंच के ऊपर उसका प्रस्तुतिकरण आसानी से हो सकता है, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी का युग है। नाट्य के उद्देश्य, तो ये बात लगातार चल रही है कि नाटक जो है, जो लिखा जा रहा है, तो सबसे पहले सामाजिक जागरूकता। किसी भी साहित्य के मूल में साहित्यकार अगर अपना विचार रखता है तो सामाजिक जागरूकता को सबसे पहले रखेगा। फिर सांस्कृतिक विरासत विरासत जो है उसका संरक्षण, हमारी जो पुरानी संस्कृति है उसका संरक्षण अगर हमें करना है तो साहित्य उसका एक श्रेष्ठ माध्यम है। लोग साहित्य पढ़ेंगे और उसके कारण हमारी संस्कृति का संरक्षण होगा और संवर्धन होगा। भारत पहले क्या था, आज क्या है और भविष्य में क्या होगा। अब भविष्य के लोगों को पता कैसे चलेगा कि आज से पहले के युग में भारत कैसा था? तो साहित्य ही वो माध्यम है जिसके द्वारा कोई भी साहित्यकार अपनी संस्कृति को, अपनी सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण कर पाता है। आगे है राजनीतिक व्यंग्य। अब राजनीति का युग है, आज के युग में राजनीति चलती रहती है। अब राजनीतिक व्यंग्य के माध्यम से साहित्यकार वर्तमान सरकार के ऊपर भी व्यंग्य करता है। सरकार की कोई अच्छी नीति आ गई, अच्छी नीति है तो तारीफ करेगा, अगर नीतियां अच्छी नहीं है तो उसके ऊपर व्यंग्य करके अपना विरोध प्रदर्शित करता है। सीधे सीधे ना भी कह सके तो व्यंग्य के माध्यम से अपना विरोध वहां पर दर्शाएगा। और अंत में है मनोरंजन एवं आत्म अभिव्यक्ति। अब मनोरंजन के लिए भी साहित्य लिखा जा सकता है और आत्म अभिव्यक्ति, मुझे कुछ अच्छा लग रहा है और मुझे उसको न्याय देना है तो कलम के द्वारा मैं उस अपने विचार को बहुत ही साहित्यिक माध्यम से सबके सामने प्रस्तुत कर सकता हूँ। मुझे बहुत बड़ा वर्ग मिल जाएगा जो मेरे विचारों को सुन रहा है, पढ़ रहा है या समझ रहा है। 21वीं सदी में नाट्य का वैश्विक परिदृश्य। अब आज हम देखते हैं कि नाट्य विधा जो है वो केवल एक क्षेत्र तक, यानी कि कोई प्रदेश या देश तक नहीं, वैश्विक परिदृश्य उसने वहां तक अपनी पहुंच लगा दी है। पूरे विश्व में हर जगह पर कहीं ना कहीं आपको नाटक देखने को मिलता है। तो उसमें डिजिटल थिएटर का उदय, तो डिजिटल थिएटर जो है वो 21वीं सदी की देन है। स्ट्रीमिंग सेवाओं का प्रभाव, आजकल स्ट्रीमिंग सेवाएं चल रही है, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक आदि माध्यम से हम लाइव कहीं पर भी कुछ भी दिखा सकते हैं। सामाजिक और राजनीतिक नाटकों की बढ़ती लोकप्रियता। अब सामाजिक नाटक जो है, राजनीतिक जो नाटक है, उसकी लोकप्रियता बढ़ रही है, क्योंकि परंपरा से जो चली आ रही थी, सांस्कृतिक नाटक थे, इतिहास था, वो तो बहुत लिखे गए थे। जो सामने प्रेक्षक हैं उनको कुछ नया चाहिए, कुछ नया होगा तो उनको मजा आएगा देखने के लिए, उनकी रुचि उसके प्रति बढ़ेगी। तो इसलिए सामाजिक और राजनीतिक नाटकों की बढ़ती लोकप्रियता, इसका कारण क्या है कि आज जैसे मैंने कहा कि राजनीतिक युग आज को हम कह सकते हैं, इतने उतार चढ़ाव आते हैं, 5-5 साल में सरकार बदलती रहती है, तो लोगों की रुचि उसके ऊपर रहती है कि किसी साहित्यकार ने ऐसे नाटक लिखे जो राजनीतिक परिदृश्य पर आधारित हैं, तो उसको देखना उसको पसंद आएगा। फिर है हिंदी नाट्य साहित्य और समय क्या रहेगा 21वीं सदी, यानी ईस्वी सन 2000 के बाद का। तो मोहन राकेश, हमने अगली इकाई में, इससे पहले की जो इकाई हमने बात की थी उसमें मोहन राकेश को केंद्र में रखकर बात की थी। मोहन राकेश ने हिंदी नाटक को पश्चिमी नाटक की जो परंपरा थी उससे अलग किया। नाट्य साहित्य जो है उसमें हिंदी का अपना क्या रोल है उसको तय करने में मोहन राकेश की बहुत बड़ी भूमिका हम कह सकते हैं। उन्होंने हिंदी नाट्य को एक अलग रूप दिया है। हिंदी रंगमंच की प्रमुख प्रवृत्तियां। अब हिंदी रंगमंच जो है उसकी प्रमुख प्रवृत्तियां क्या है, जैसे हमने बात की कि राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक मुद्दे, सामाजिक पारिवारिक मुद्दे, इन सबको रंगमंच मिल गया। तो वहां पर ऐसे ऐसे नाटक लिखे गए जिसका विषय ये सब हो सके। प्रायोगिक नाटकों की बढ़ती मांग। अब नाटक में नए नए प्रयोग करेंगे तो दर्शकों को
अच्छा लगेगा, क्योंकि एक ही प्रकार के नाटक अगर देखते रहे तो वो उब जाएंगे। कोई एक विषय के ऊपर आप लगातार एक ही तरह से उसको पढ़ते रहे, एक ही तरह से उसको देखते रहे, तो आप किसी ना किसी दिन उब जाएंगे। आपका मन तब नहीं उबेगा जब नए नए प्रयोग हो रहे हो, आपको कुछ नया नया दृश्य मिल रहा हो, तो आपके दिमाग में एक रुचि आएगी उसको देखने की, पढ़ने की या समझने की। तो 21वीं सदी में नाटक में विविध प्रकार के प्रयोग होते रहे। उसके बाद है निष्कर्ष के रूप में अगर हम बात करें तो इस इकाई में नाट्य ने 21वीं सदी में नए आयाम प्राप्त किए हैं। डिजिटल तकनीक के प्रभाव से इसके स्वरूप में व्यापक परिवर्तन हुआ है और यह समाज को नई दिशा देने में सक्षम रहा है। मान लीजिए कि कोई भी नाटककार एक नाटक लिख रहा है, अब राजनीति में कुछ राजनेता ने अच्छी नीतियां ला दी तो साहित्य में उसकी अच्छाइयों को दिखाया जाएगा, लेकिन यदि वह साहित्य अच्छा मतलब वो राजनेता अच्छा कार्य नहीं कर रहा है तो साहित्यकार ने अपनी कृति में उसके ऊपर व्यंग्य किया है, तो उसको देखने के बाद समाज में एक नई जागरूकता आएगी कि हमारा एक वोट एक नई सरकार चुन सकता है। अगर साहित्यकार कह रहा है, उनकी जो नीतियां हैं उसके बारे में व्यंग्य कर रहा है, तो व्यंग्य के माध्यम से जो दर्शक उसको देख रहे हैं उनको लगेगा कि हमने जो सरकार चुनी है वो काम नहीं कर रही है, तो सरकार को पलटने का काम भी साहित्यकार कर सकता है अपने विचारों के माध्यम से। कलम की ताकत क्या है उससे हम सब वाकिफ हैं कि एक कलम क्या कर सकती है और एक कलम के द्वारा समाज में कितना बदलाव आ सकता है, इस सब की ताकत हम जानते ही हैं, क्योंकि हम साहित्य से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। बचपन से लेकर अब तक हमने इतना साहित्य पढ़ा है, इतना साहित्य हमने जिया है कि साहित्य की ताकत क्या है वो हमें पता है। तो इसी प्रकार नाट्य विधा के द्वारा भी जो व्यंग्य नाटक लिखे गए उसको देखकर समाज में जागरूकता आई। भारतेंदु युग से ही अंधेर नगरी जैसे नाटक जो जब लिखे गए थे, भारत दुर्दशा नाटक लिखे गए थे, तो वहां के समाज के ऊपर कड़ी चोट की गई थी कि शासक वर्ग किस प्रकार से सामान्य प्रजा का शोषण कर रहा है। तो नाटककार ने वो लिखा, उसके बाद ही समाज में एक नया परिवर्तन आया, बदलाव आया, और इस प्रकार साहित्यकार ने नाटक के द्वारा समाज में बदलाव लाया। तो कोई भी नाटक लिखता हो तो समाज में नए बदलाव लाने के लिए नाटककार सक्षम है अपनी कृति के द्वारा। तो विद्यार्थी मित्रों, इस प्रकार हमने इस इकाई का भाग 1 यहाँ पर देख लिया। भाग 2 हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वाध्यायः परमं तप